Welcome students. This is the second part of the chapter National Income. In this I am going to teach you national income and related aggregates. First we have to understand what is national income. National income is the sum total of factor income earned by normal resident of a country during the period of an accounting year. किसी भी अकाउंटिंग ईयर में एक साल आप कह लीजिए, उसमें जितनी भी फैक्टर इनकम जो अर्न की है नॉर्मल रेजिडेंट में, जब उन सबको आप टोटल कर देते हैं, दैट इज द नेशनल इनकम. इन दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड टू वर्ड्स, दैट इज द फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट. अगर हम बात करें इनकम की, जो इनकम होती है वो दो टाइप की होती है. पहली होती है आपकी फैक्टर इनकम और दूसरे टाइप की जो इनकम होती है वो होती है आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स. फैक्टर इनकम जो होती है वो होती है आपकी अर्न्ड इनकम. दैट मीन्स you are providing your factor services to some producing unit, and in return of that producing unit is giving you factor payment, and that factor payment is nothing but the factor income. और जो सेकंड होती है वो होती है ट्रांसफर पेमेंट्स. दीज आर अनअर्न्ड इनकम. दैट मीन्स इसके लिए आपने कोई भी अपनी फैक्टर सर्विस आपने प्रोवाइड नहीं करी है, आपको जस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गई है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन जो है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसके लिए किसी भी टाइप की जो फैक्टर सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं की गई है. ये जस्ट ऐसे ही पेंशन जो ओल्ड एज हैं, जो पीपल हैं हमारी कंट्री में, उनको जस्ट उनको उनके सर्वाइवल के लिए दे दी गई है. इसके लिए उन्होंने कोई भी फैक्टर जो सर्विस है अपनी प्रोवाइड नहीं करी है, और ये अनअर्न्ड है. दैट मीन्स आपने ये कमाई नहीं है. और दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मल रेजिडेंट. नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी पर्सन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, वो नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है. तो नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर. कोई भी एक इंसान जो कि किसी भी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है, पहली कंडीशन है नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए. और जो सेकंड कंडीशन है वो है कोई भी पर्सन दैट हैव सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री. कोई भी पर्सन है, किसी भी कंट्री में रह रहा है और उसका उस कंट्री में कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मतलब है दैट मीन्स दिस पर्सन इज कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इस कंट्री में कर रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि कंजम्पशन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट. तो किसी भी पर्सन ने इस टाइप की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी कंट्री में कर रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है उस कंट्री का. तो नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए ये 2 कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. नॉर्मल रेजिडेंट जो है किसी भी कंट्री का, इट कैन बी अ सिटीजन और इट कैन बी अ फॉरेनर पर्सन. दैट मीन्स कोई भी जो फॉरेनर है वो, और या फिर कोई सिटीजन है, कोई भी एक नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री का हो सकता है. तो फर्स्ट जो डिफरेंस है नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट में, नॉर्मल जो रेजिडेंट होता है वो होता है कि जो भी कोई भी अगर हमारा सिटीजन है वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क करता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, इस टाइप की किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे सिटीजन हैं वो वर्क करते हैं, या फिर फॉरेन एम्बेसीज में वर्क करते हैं. लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, ये अगर हमारी कंट्री में लोकेटेड हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं. इसका मतलब इंडिया में कोई भी IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये इंडिया में लोकेटेड हैं और इनके अंदर जो वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं अगर वो इंडियंस हैं तो वो इंडियंस हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं.
उसी तरह से इंडिया में अगर कोई फॉरेन एम्बेसी है, जैसे मान लीजिए आप यूएस की कोई एम्बेसी है और इसके अंदर जो वर्कर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्कर्स क्या हैं? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। हमारी कंट्री में कोई भी जो एम्बेसडर है, जो हमारी कंट्री का जो एम्बेसडर है और जो दूसरी कंट्री में गया है, दैट मीन्स किसी भी कंट्री में जो हमारा एम्बेसडर जाएगा वो भी हमारा एक नॉर्मल रेजिडेंट है। थर्ड, कोई भी फॉरेन सिटीजन है, वो हमारी कंट्री में रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन दैट, and that person have some economic interest and that person is also a normal resident of a country। अब कोई जो फॉरेन सिटीजन जो हमारी कंट्री में रह रहा है 1 या 1 साल के लिए, ये डिफरेंट रीजन होना चाहिए अदर देन द स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कोई भी फॉरेन सिटीजन अगर हमारी कंट्री में अगर स्टडीज के लिए आया है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है, नॉर्मल नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं? जितने भी जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन एम्बेसी में अगर काम कर रहे हैं लेकिन दैट इंडियन एम्बेसी इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया बट दैट इंडियन एम्बेसी इज लोकेटेड इन सम अदर फॉरेन कंट्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। दैट मीन्स हमारी कंट्री की कोई भी एम्बेसी जो है अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है और वहां पे कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। उसी तरह से कोई भी फॉरेनर जो है अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एंड दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, दैट फॉरेनर इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारी कंट्री में IMF जो है वो लोकेटेड है, IMF में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं या तो वो इंडियंस हैं और या फिर वो फॉरेनर्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी IMF में, दैट मीन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने भी इंडियंस काम कर रहे होंगे वो होंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, लेकिन जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे होंगे दे आर नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। दैट मीन्स इनका जो भी अर्निंग होगी वो हमारी कंट्री में इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। थर्ड, जितने भी एम्बेसडर्स हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री में आए हैं तो वो भी नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हैं, हमारे रेजिडेंट वो नहीं हैं। फोर्थ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, अगर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में लोकेटेड हैं तो दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट पार्ट ऑफ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। दैट मीन्स दे आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। दैट मीन्स जो इंस्टीट्यूशन है, दिस इंस्टीट्यूशन इज itself is not a normal resident of a country, but the people working or the Indians working in these international organization are part of normal resident of a country। लास्ट है, कोई भी हमारी कंट्री में जो फॉरेनर है उन्होंने विजिट किया है या तो ट्रैवलिंग पर्पस के लिए या स्टडीज के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं उसके लिए, तो ये जो भी आए हैं ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं। दीज आर द नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। So this is a basic difference between the normal resident of a country and non-resident of a country. And for the calculation of national income, we only include the normal resident of a country. जो नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है उनकी जो भी हमारी कंट्री में जो भी अर्निंग होगी हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। Domestic income. What is domestic income? Domestic income is the sum total of the factor income generated within the domestic territory of a country. ऐसी फैक्टर इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में ही जनरेट हुई है, नो मैटर हु इज जनरेटिंग, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। दैट मीन्स ऐसी फैक्टर इनकम या तो नॉर्मल रेजिडेंट ने
अर्न की हो या फिर नॉन रेजिडेंट ने अर्न की हो, दोनों ही जो फैक्टर इनकम है वो इसमें इंक्लूड होती है. दैट मीन्स इन द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम वी इंक्लूड बोथ द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी. तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल एरिया and this is also known as economic territory. So it is a geographical area that is administered by the government within which person, good, capital circulate freely. कोई भी ऐसा एरिया जो कि गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करती है और उसमें इजीली कोई भी पर्सन या गुड या फिर कोई भी कैपिटल जो है वो फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है, वो एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है. तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो कोई भी जो फॉरेन एम्बेसी है अगर वो इंडिया में लोकेटेड है, सो दैट एम्बेसी इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी बिकॉज दैट फॉरेन एम्बेसी इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट दैट एम्बेसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट. तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. बट अगर इंडियन एम्बेसी है and that Indian embassy is located abroad is a part of domestic territory. Why? Because अगर हमारी कंट्री की कोई भी एम्बेसी अब्रॉड में लोकेटेड है, इसका मतलब ये है कि उस टेरिटरी को, उस एम्बेसी को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? That embassy is administered by the government of India and in that embassy any person, good or capital can be freely circulate with the permission of the government of India. So that is the difference between domestic territory and the normal political territory. So national income क्या होती है? National income is the sum total of factor income earned by normal resident of a country and no matter where it is generated, within the domestic territory or outside. That means चाहे आउटसाइड किसी ने जनरेट किया हो या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट किया हो, उन सबको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? जो रियल जीडीपी होता है दैट इज द जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस. Base year prices, that means at constant prices. Base year क्या होता है? Base year is a year in which the macroeconomic variables such as production, price level are believed to be within the normal range. That means ऐसे macroeconomic variables जो हैं वो हमारे बहुत ही normal range में हैं, उस ईयर को हम बेस ईयर ले लेते हैं और उस ईयर के प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही हम जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? इट इज अ जीडीपी दैट इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस. तो रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय क्वांटिटी, बाय डिवाइडिंग द quantity of final goods and services that is produced during an accounting year multiplied by prices during the base year. So particular year में that means एक accounting year में कितना final goods and services produce हुआ है multiply by the base year prices. नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. दैट मीन्स दिस इज ओनली दैट इज द क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्राइसेस. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम नॉमिनल जीडीपी का. दिस इज द जीडीपी दैट इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस. So
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ईयर लिए हैं 2012, 2013, 2014 और दीज आर द क्वांटिटी ऑफ सम प्रोडक्ट। दैट मीन्स आप फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसकी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं इस करंट ईयर में। देन इसके बाद 2013 में 1000 हुई हैं, देन 2014 में 900 ही प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अब प्राइसेस की वजह से कितना ज़्यादा चेंज आया है वो हमको देखना है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? Q इंटू पी। तो Q इंटू पी करके हमने जब ये कैलकुलेट किया दैट मीन्स 1000 इंटू 10 तो 10,000, तो ये हमने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे you can see that even though the quantity is same, that means the production of final goods and services that is produced during that year and this year is same, but only due to increase in price, it is showing that GDP, that is the normal GDP is increasing। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन तो सेम ही रहा दोनों ईयर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो चेंज था वो प्राइस में आया और प्राइस में चेंज की वजह से जो जीडीपी है वो ज़्यादा शो कर रहा है। और यही बात करें हम यहाँ की, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि 2013 में जो प्रोडक्शन था, लेकिन जो 2014 में जो प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से जीडीपी है वो हमारा हाई शो कर रहा है। तो ये हमको क्या शो करता है? दैट क्वांटिटी इज डिक्लाइंड, दैट मीन्स क्वांटिटी इज डिक्रीज इवन दो it, what is it showing? It is showing that GDP is increasing. That means जो नॉमिनल जीडीपी हमको ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ हमको ये शो कर रहा है कि अगर प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं तो भी जो है हमारा जीडीपी है वो हमको ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख सकता है, जबकि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। लेकिन वहीं हम बात करें रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी में क्या होता है? ये रियल जीडीपी का एग्जाम्पल है। इसमें जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट हैं बिकॉज वी आर टेकिंग बेस ईयर प्राइसेस, बेस ईयर के प्राइस ले रहे हैं, दैट इज़ वाई आवर प्राइस इज कांस्टेंट इन दिस। दैट मीन्स 10 10 10 हर साल, जो तीनों साल मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें सेम ही रहा है। तो रियल जीडीपी हमको क्या शो कर रहा है? बिकॉज इन 2012 एंड 2013 देर इज नो चेंज इन क्वान्टिटी, दैट इज वाई देर इज नो चेंज इन जीडीपी। जीडीपी में कोई चेंज नहीं हुआ है बिकॉज क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बट इन 2014 द क्वांटिटी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी हैज़ डिक्लाइंड। जो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है हमारी इकोनॉमी में वो डिक्लाइन हो गया है। सो ये हमको क्या शो कर रहा है? डिक्रीज इन जीडीपी, दैट इज द रियल जीडीपी। इसका मतलब क्या है कि जो रियल जीडीपी है हमको ट्रू पिक्चर शो करता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है तो रियल जीडीपी शो करता है कि जीडीपी इंक्रीज हुआ है, और अगर हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है तो शो करता है कि जीडीपी डिक्लाइन हुआ है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में बिकॉज वी आर टेकिंग द करंट ईयर प्राइजेस, तो प्राइजेस जो हैं वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। Even though the quantity produced in the economy has declined in 2014, but it is showing that GDP actually increase। ये क्या शो कर रहा है कि GDP इंक्रीज हुई है, बट हमारी कंट्री में प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ नहीं है। तो ये क्यों शो कर रहा है इंक्रीज हुआ है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस। प्राइस के इंक्रीज की वजह से ये हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज शो कर रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी में किसी भी चीज़ की वजह से चेंजेस आ सकता है। दैट मीन्स या तो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है या फिर प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। दैट मीन्स अगर क्वांटिटी जो है उसमें चेंज आता है या प्राइसेस में चेंज आता है तो नॉमिनल जीडीपी में चेंज शो करता है। लेकिन जो रियल जीडीपी है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड है? इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ये उसकी जो रियल पिक्चर है वो शो करता है। यहीं से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीडीपी डिफ्लेटर।
जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट द प्राइस इंडेक्स. जीडीपी डिफ्लेटर है, इट शोज अ चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल. दैट मीन्स इट शोज अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल. कितना ज़्यादा जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ये शो करता है जीडीपी डिफ्लेटर. इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट करंट प्राइजेस divided by GDP at constant prices, that means the base year prices, multiply by 100. अब हम इसको कन्वर्ट करके ये भी निकाल सकते हैं कि कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी क्या है या करंट प्राइसेस पे जीडीपी क्या है. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, कैसे निकालेंगे? GDP at current prices divided by price index that is GDP deflator, price index multiply by 100. that means हमने जस्ट क्या किया है, हमने इसको यहाँ लेके गए हैं और इसको हमने जस्ट ऊपर नीचे करके हमने जस्ट ये कैलकुलेट कर दिया है. दैट्स इट. देन नेक्स्ट, अगर हमको GDP एट नॉमिनल प्राइसेस कैलकुलेट करना होगा तो दैट मीन्स हमको नॉमिनल जीडीपी अगर कैलकुलेट करना है तो हमको कैसे निकालना है? रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स दैट इज द जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय 100. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को. नेक्स्ट है जीडीपी एंड वेलफेयर. दैट मीन्स कि कौन सा जो जीडीपी है दैट इज द रियल जीडीपी या फिर जो नॉमिनल जीडीपी है, कौन सा एक बेटर मेजर है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए. बेसिकली जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. सो रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर of calculating the welfare of people. What is welfare of people? That means availability of goods and services. Because जो real GDP है वो किस लिए चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है? It only changes because of change in quantity produced during an accounting year. किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जब क्वांटिटी चेंज होगी तभी रियल जीडीपी में चेंजेस आते हैं. अदरवाइज प्राइसेस की वजह से रियल जीडीपी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है. और अगर क्वांटिटी की वजह से आता है दैट मीन्स जो प्रोडक्शन है, अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होगा दैट मीन्स हमारी कंट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा. और जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा दैट मीन्स इट लेड टू इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. सो जैसे ही फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा दैट मीन्स अगर मैं रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इट लेड टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है हमारी कंट्री में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होगा. अब एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगा? एम्प्लॉयमेंट इस तरह से इंक्रीज होगा क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम भी इंक्रीज होगी लोगों की. अगर इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी. अगर परचेजिंग पावर लोगों की इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, इट लेड टू इंक्रीज इन जीडीपी और इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी लोगों की. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट, क्योंकि प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है वो ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी बिकॉज उनके अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, दैट इज वाई. और जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी दैट लेड टू द इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. दैट मीन्स इट लेड टू द
real GDP increase. That means it is like a circular flow की तरह वर्क कर रहा है. तो रियल जीडीपी एंड में इंक्रीज हो जाएगी और फिर दोबारा जो सर्कल है ये वर्क करेगा. गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, फिर इनकम इंक्रीज होगी और फिर परचेजिंग पावर लोगों की इंक्रीज होगी एंड देन फर्दर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी. लेकिन ये जो जीडीपी है और जो वेलफेयर का जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दैट मीन्स जैसे ही जीडीपी इंक्रीज होगा दैट इज़ द रियल जीडीपी इंक्रीज होगा और जो वेलफेयर है लोगों का वो भी इंक्रीज होगा. जो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द लिमिटेशंस टू द जीडीपी एज ए वेलफेयर इंडेक्स. फर्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज़ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. बिकॉज हमारी कंट्री में अगर जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है दैट डज नॉट इंश्योर दैट ऑल द पीपल इन द सोसाइटी विल गेट द इक्वल शेयर आउट ऑफ दैट. दैट मीन्स देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकॉनमी. इसका मतलब यह है जो सभी का जो वेलफेयर है वो एक साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, उतना नहीं इंक्रीज हो रहा है. कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और कुछ लोगों को कम बेनिफिट हो रहा है. Then next, composition of GDP. कंपोजिशन का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज शो कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि लोगों के जो वेलफेयर के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ वही हो रहे हों. इट मे बी द पॉसिबिलिटी दैट कि जो हमारी कंट्री में जो जीडीपी जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो it is maybe due to the increase in डिफेंस प्रोडक्शन. दैट मीन्स डिफेंस जो प्रोडक्शन है, डिफेंस जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो उनके प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है जिसकी वजह से जो जीडीपी है वो ज़्यादा इंक्रीज शो कर रहा है. इट मे बी द पॉसिबिलिटी दैट देयर इज इंक्रीज इन टोबैको प्रोडक्शन. दैट मीन्स जो टोबैको का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या शो हो रहा है कि जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं कि जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंक्रीज हुए हैं, जो गुड्स इंक्रीज हुए हैं वो लोगों की भलाई के लिए ही हो. इट मे बी द पॉसिबिलिटी दैट प्रोडक्शन जो है टोबैको का हो रहा हो. थर्ड जो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होता है? कुछ ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि दैट कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर कमोडिटी. इसका मतलब यह है कि उसमें पैसों का जो लेन देन है वो नहीं हो रहा है, वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं. और ऐसे जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं जिसमें पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, ऐसी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो जीडीपी में काउंट नहीं होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर आपके लिए कुक करती है तो वो मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा. लेकिन वहीं पे अगर कोई लेडी बाहर जाकर कोई डोमेस्टिक वर्क करती है और उसके लिए उसको जो पैसे मिलते हैं वो काउंट होगा. तो बेसिकली कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि आउट ऑफ लव की जाती हैं और वो जो उनकी जो कोई पैसों की में कीमत नहीं होती है, तो ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि जो फार्म में जो लेबर होती हैं उनको कैश में पैसा नहीं दिया जाता बट उनको काइंड में दिया जाता है. जैसे कि कुछ प्रोडक्शन का कुछ शेयर उनको दे दिया जाए, तो वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, वो भी जीडीपी कैलकुलेशन में काउंट नहीं होती हैं. तो ये एक लिमिटेशन है. दैट मीन्स इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द जीडीपी ग्रोथ. फोर्थ है एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? दैट मीन्स जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन सोशल वेलफेयर. एक्सटर्नैलिटी मीन्स गुड और बैड impact of an economic activity of any person without paying price or penalty.
दैट मीन्स किसी भी पर्सन की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका या तो गुड इम्पैक्ट होगा या फिर बैड इम्पैक्ट होगा किसी दूसरे पर्सन पे। अगर गुड इम्पैक्ट है दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग एनी प्राइज फॉर दैट, एंड इफ इट हैज सम बैड इम्पैक्ट on another person, then that person is not paying any penalty for that. So externality जो है दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड दूसरी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? दैट मीन्स गेटिंग बेनिफिट एंड नॉट पेइंग फॉर दैट। अब आप ऐसे समझिए कि आपके पड़ोस में किसी ने गार्डन लगाया है, गार्डन की वजह से जो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आप सुबह सुबह उठते हैं उस गार्डन में, मतलब कि आपको जस्ट पड़ोस में ही देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्या है? गुड एक्सटर्नैलिटी है। दैट मीन्स किसी और की वजह से आपको बेनिफिट मिल रहा है एंड उस बेनिफिट के लिए आप सामने वाले को कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब है? दैट इज एक्सटर्नैलिटी, and negative it is also externality. That means you are getting the benefit but not paying any price for that. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? दैट मीन्स कि आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से सोसाइटी को कोई लॉस होता है लेकिन आप उसके लिए कोई भी पेनल्टी पे नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपकी बगल में खड़ा होकर स्मोक कर रहा है, लेट्स से स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग की वजह से आपको उसका क्या हो रहा है? आपके लिए जो लॉस है वो हो रहा है, आपको उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन और जो आप ऐसे समझिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन है वो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो पोल्यूशन जो प्रोड्यूस करती हैं उससे लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन मान लीजिए उसके लिए वो कोई भी पेनल्टी नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज मेकिंग लॉस टू द सोसाइटी बट नॉट पेइंग पेनल्टी। So these are the limitations of GDP as an index of welfare of people. So this topic is over now. I will meet you in the next class with a new topic. Till then, goodbye and take care.